Hello friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes. दोस्तों आज जो मैं आपको टॉपिक कराने वाला हूँ ये है जॉर्डन और ये मैं आपको बता दूँ कि LT ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश की तो दोस्तों उसमें ये टॉपिक आता है, राइटर आता है जॉर्डन। तो आज मैं एज अ डेमो क्लास के रूप में आपको ये जॉर्डन जो है आपको समझाने वाला हूँ। जॉर्डन की पोएम्स, जॉर्डन के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोएम्स, वो सभी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों अभी आपने टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दिया होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस एग्जाम को क्रैक भी कर पाएंगे और आपका जो नंबर है वो निश्चित रूप से आएगा। अगर किसी वजह से आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं तो दोस्तों मुसीबतों से घबराइए मत, डरिए मत, क्योंकि जो डर जाते हैं ना वो मर जाते हैं। कहने का मतलब उनके सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन जो उस डर से आगे बढ़ते हैं, उस डर से निकलते हैं, वो वास्तव में एक नया इतिहास रचते हैं। क्योंकि असफलता का अगर जो हम रोना रोते रहें तो वो बात बिल्कुल सही नहीं है। ये असफलता और जो संघर्ष होता है ये आपको सफलता के मुकाम का रास्ता दिखा सकता है। क्योंकि अगर आपने अब हिम्मत हार दी, आप बैठ गए, आप अपने भाग्य को और हाथों की लकीरों को कोसते रहे तो कुछ नहीं होने वाला। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कर्म प्रधान बनिए, खुद पर विश्वास रखिए। अगर आपने खुद पे ही विश्वास नहीं रखा तो फिर कौन आप पे विश्वास करेगा? फिर तो भगवान भी मदद नहीं करेगा ना। क्योंकि कहते हैं कि भगवान भी उनकी मदद करता है जो स्वयं खुद की मदद करना चाहते हैं। तो वो एक अपने अंदर विल पावर लाइए। दोस्तों अगर आपको हताशा मिली है तो उस हताशा के जो सागर में आप डूबे हुए हैं उससे निकलिए, उठिए, कुछ नया सोचिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और आगे बढ़ने की अपनी हिम्मत रखिए। दोस्तों नरेंद्र वर्मा जी ने अपनी कविता में कहा था, हाथ नहीं होते नसीब होते हैं उनके भी, हाथ नहीं होते जिनके नसीब होते हैं उनके भी। कहने का मतलब जिनके हाथ नहीं होते क्या वो अपनी लकीरों को देखते हैं? वो भी तो अपना नसीब बनाते हैं। तो आप क्यों नहीं बना सकते उस नसीबों को? और आप बंद मुट्ठी को लेकर अपनी तकदीर को रो रहे हैं। जैसा कि वो कहते हैं कि तू बंद मुट्ठी को लेकर तकदीरों को रोता है। हाथ नहीं होते उनके भी, हाथ नहीं होते उनके भी, उनका भी नसीब होता है। जिनके हाथ नहीं होते दोस्तों, नसीब तो उनका भी होता है ना। तो भगवान ने हमें तो हाथ दिए हैं, तो इस नसीब को बनाना और बिगाड़ना हमारे ऊपर है कि हम कैसे इसको बनाते हैं और कैसे बिगाड़ते हैं। तो दोस्तों हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है, आगे बढ़ते जाना है। तो जैसा कि नरेंद्र वर्मा जी कहते हैं, भर साहस और बड़ा कदम, भर साहस और बड़ा कदम। अब इससे अच्छा नहीं कोई और मौका है, अब इससे अच्छा नहीं कोई और मौका है। तो दोस्तों आपको जो मौका मिला है उस पर आप चौका मारिए, उसको आप जो है भुनाइए मौके को, और मौके को भुनाकर अपने सपने को साकार कीजिए। इन्हीं विचारों के साथ, इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ दोस्तों मैं आज आपकी क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। और मैं आपको बता दूं कि LT ग्रेड का जो बैच है हमारा वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप उसमें अपने आप को एनरोल्ड कराना चाहते हैं दोस्तों, तो आप उसमें अपने आप को एनरोलमेंट करा सकते हैं, अपना एडमिशन सिक्योर करा सकते हैं। लेकिन उससे पहले जिन साथियों ने मेरी क्लास अभी तक नहीं देखी है, जो देख चुके हैं वो जानते हैं कि किस लेवल से किस तरह से पढ़ाता हूं, और जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए आज एक छोटा सा ये डेमो है जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल से आपकी तैयारी कराई जानी है। और एक बात और मैं क्लियर कर दूं, यूपी के जो भी आपके टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स है दोस्तों, उसमें आपने कुछ गौर किया होगा पिछले 2-3 एग्जाम्स को लेकर कि डेप्थ में चीजें पूछी जा रही हैं। अब वो जमाने लद गए कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स आप तैयार कर लें, उससे आपका भला हो जाएगा, नहीं हो सकता। बीच पोएम में से लाइंस पूछी जाती हैं, पोएम की लाइंस पे ज्यादा फोकस करना है, उनको ज्यादा अच्छी तरह समझना है। तो कहने का मतलब इट रिक्वायर्स अ डेप्थ स्टडी।
आपको एक डेप्थ स्टडी करनी है। तो उस स्टडी को समझना है, अच्छी तरह करना है, और सभी चीजों पर, चाहे वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हो, चाहे वो लिटरेरी टर्म्स हो, किसी भी चीज को आपको अच्छी तरह से समझते हुए चलना है। दोस्तों, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि जीवन में संघर्ष हो भले, पर पार तू पा जाएगा, कर हौसला बुलंद अपना, हर मुसीबत से टकराएगा, हर मुसीबत से टकराएगा। तो हर मुसीबत का सामना आप करेंगे, मुझे पूरा यकीन है, और निश्चित रूप से सफलता को भी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, अपने अंदर जो आपका मन कहीं उदास बैठा है, उस उदास मन को थोड़ा प्रफुल्लित कीजिए और ये सोचिए कि मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर बहुत सामर्थ्य है। उस सामर्थ्य को लेकर आगे बढ़िए, ना कि उदासीनता को लेकर आगे बढ़िए। क्योंकि ये जो स्टेट ऑफ मेलनकली होती है ना, ये डूम की तरफ लेकर जाती है, और स्टेट ऑफ हैप्पीनेस जो है वो हमें प्रोग्रेस की तरफ लेकर आती है। तो हमें अपने आप को खुश रखना है, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो। तो आप अपने आप को अच्छी तरह से आगे बढ़ाएं और खुश रहें। दोस्तों, वो एक गाना भी है ना, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। तो दोस्तों, वही सिचुएशन है, आपको हंसना है, हंसते रहना है, और हंसते हुए अपने कर्म करने हैं और उस कर्म पर आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आपकी जो क्लास है एलटी ग्रेड को लेकर, जॉन डन। जॉन डन का हमारा टॉपिक है दोस्तों। अब सबसे पहले ये जो जॉन डन है, इसको आपको समझना जरूरी है दोस्तों कि ये जॉन डन कैसे पोएट है। जॉन डन को दो मुख्य रूप से जाना जाता है, एज अ पोएट ऑफ लव, और दूसरा मेटाफिजिकल पोएट। पोएट ऑफ लव और मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जॉन डन को जाना जाता है। जॉन डन को लव पोएट के रूप में जाने जाने का कारण दोस्तों, इनकी अपनी पर्सनल लाइफ भी है। क्योंकि इनकी जो वाइफ थी, उनका नाम था एन मोर। एन से ये प्यार करते थे, ये फेल इन लव विद एन, और उनसे इन्होंने शादी भी की थी। दोस्तों, ये जॉन डन जो थे, जॉन डन एक अच्छे खासे परिवार को बिलोंग करते थे, जिसे कहते हैं ना एक अपर मिडिल क्लास फैमिली, अपर मिडिल क्लास की मैं बात कर रहा हूं, उस परिवार से बिलोंग करते थे। इनके फादर जो थे एक आयरन मर्चेंट थे, मतलब एक अच्छी खासी एक रेप्यू हम कह सकते हैं एक तरह से। और जॉन डन ने अलग अलग रूपों में काम किया, ये एडिटर के रूप में भी रहे, ये सेक्रेटरी के रूप में भी रहे, और थॉमस एगर्टन के यहाँ पर ये सेक्रेटरी के रूप में रहे थे। अब थॉमस एगर्टन के एक परिचित थे। अब उनकी लड़की थी जिसका नाम था एन मोर। एन मोर से इनको प्यार हो गया, क्योंकि सर जॉर्ज की बेटी थी एन मोर जो थी, उनसे इनको प्यार हो गया। अब ये तो वहां पर उनके एक्वेंटेंस के यहाँ पर भाई नौकरी करते थे, तो एक तरह से सेक्रेटरी थे। तो ऐसी सिचुएशन में जो एन के फादर थे, उनको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। अब जब बात बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने क्या किया, इन पर मिसलीडिंग का आरोप लगा दिया। मिसलीडिंग का आरोप लगा दिया कि मतलब इन्होंने कुछ घोटाला किया है, इस तरह का सा इन पर आरोप लग गया था, और यही कारण था दोस्तों ये जेल में भी गए थे। तो जॉन डन जो थे ये जेल में भी गए थे। और एक बात और मैं बता दूं, एन ने और जॉन ने, इन्होंने दोनों ने एलॉप होकर शादी की थी, एलॉपमेंट किया था एक दूसरे से, शादी जो की थी। अब उधर उसके बाद में जो इनका और इनके जो एन के परिवार था, उसके उनका सेटलमेंट भी हो गया, और उसके बाद जो परिवार था वो एग्री हो गया, और फिर इन्होंने एक शादीशुदा एक अच्छी जिंदगी जो थी लीड की थी। लेकिन जस्ट आफ्टर 15 years ऑफ द मैरिज एन डाइड अवे। एन की डेथ हो गई थी जब 15 साल के बाद एन की डेथ हो गई थी, जब वो मतलब शादी के 15 साल बाद। और ये कहते हैं कि एक इम्प्रिजनमेंट वाला टाइम और उनकी मृत्यु के बाद का टाइम, ये दो फेजेस आए जॉन डन की लाइफ में। जो उससे पहले का टाइम था दोस्तों, वो इनका पीरियड था एज अ पॉइंट ऑफ लव, लव पीरियड वाला, लव पॉइंट के रूप में। इसके बाद में जो इनकी लाइफ का पड़ाव आया, वो ये बन गए रिलीजियस पॉइंट। क्या बन गए दोस्तों? ये
रिलीजियस पोइट बन गए, एक धार्मिक कवि के रूप में इनको जाना गया, ठीक है ना, धार्मिक कवि बन गए। तो पोइट ऑफ रिलीजन, पोइट ऑफ लव एंड मेटाफिजिकल पोइट के रूप में जॉर्डन को जाना जाता है। इनकी वाइफ के बारे में मैंने आपको बताया, एन से इन्होंने शादी की थी, जो कि एक लव मैरिज थी इनकी, और एक जो है इनकी जो लाइफ थी वो अच्छी थी। मतलब प्रेम के कवि का जो एक इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है वो इनकी रियलिस्टिक अप्रोच है दोस्तों, रियल लाइफ से कहीं ना कहीं ये इंपैक्टेड थे उस चीज को लेकर। अब इसको आप समझिए मेटाफिजिकल पोइट, ये मेटाफिजिकल पोइट थे। अब मेटाफिजिकल पोइट थे तो इनका जो एज भी था दोस्तों, जिसको लेट रेनेसा के नाम से भी जाना जाता है इस एज को, और ये एज जो है मेटाफिजिकल एज कहलाता है। जॉर्डन का जो एज है हमारा वो क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड मेटाफिजिकल एज। कैसा एज, मेटाफिजिकल एज। अभी जो मेटाफिजिकल एज है दोस्तों, ये इसके जो लीडर रहे, इसके जो रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट रहे, वो कौन थे, वो जॉर्डन थे। अब इसको हम तोड़ लेते हैं मेटा और फिजिकल में। मेटा और फिजिकल, मेटा का मतलब क्या होता है, मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड। क्या होता है दोस्तों, बियॉन्ड होता है। और फिजिकल का बात करें तो फिजिकल का मतलब फिजिकल ब्यूटी ऑब्लिक नेचर, फिजिकल ब्यूटी और नेचर। तो a kind of poem that is beyond of the physical beauty or nature is known as metaphysical poetry. वो मेटाफिजिकल पोएट्री कहलाती है। एक ऐसी कविता जो फिजिकल ब्यूटी या फिजिकल नेचर से हटकर लिखी गई हो, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम बोलते हैं मेटाफिजिकल पोएट्री। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा मेटाफिजिकल पोएट्री। अब मेटाफिजिकल पोएट्री की हम बात करें तो इसके ट्रेड्स को जानना बहुत जरूरी है। ट्रेड्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, जो ये मेटाफिजिकल पोएट्री है इसके ट्रेड्स क्या हैं ये जानने बहुत जरूरी है दोस्तों। इससे पहले एक छोटी एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि इसमें ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाता है, ही अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स। क्या क्वेश्चन आता है, ही अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स, कि वो मेटाफिजिक्स को अफेक्ट करते हैं। ये किसने कहा, किसके बारे में कहा, तो इतना याद रख लेना। और इसमें यह भी पूछ लिया जाता है कि मैं लिख देता हूं, ही अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स, ही अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स। तो इसमें यह भी पूछ लिया जाता है कि ही किसके लिए रेफर है, तो ही रेफर है दोस्तों जॉर्डन के लिए। किसके लिए रेफर है, जॉर्डन के लिए रेफर है, ही जॉर्डन के लिए रेफर है। और ये किसने कहा, ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय जॉन ड्राइडन। ये स्टेटमेंट किसने कहा, जॉन ड्राइडन ने। हर चीज को बिल्कुल डेप्थ में समझते हुए चलना है, अच्छी तरह समझना है दोस्तों, दिमाग से समझना है अच्छी तरह से। तो ही अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स, ये किसने कहा, जॉन ड्राइडन ने कहा। और किसके बारे में कहा, ये जॉन डन के बारे में जॉन ड्राइडन ने कहा था। जॉन ड्राइडन ने किसके बारे में कहा था, जॉन डन के बारे में कहा था। और ये भी क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मेटाफिजिकल वर्ड का, मेटाफिजिकल टर्म का यूज किसने सबसे पहले किया। तो ये जो टर्म था मेटाफिजिकल दोस्तों, डॉक्टर जॉनसन ने यूज किया था। किसने यूज किया था, डॉक्टर जॉनसन ने यूज किया था। इन रेफर टू जॉर्डन्स पोएट्री, जो जॉर्डन की पोएट्री थी उनके लिए स्पेशली यूज किया गया था, विद स्पेशल रेफरेंस टू जॉर्डन्स पोएट्री। जो ये मेटाफिजिकल वर्ड का यूज जो जॉनसन ने किया था। और ड्राइडन ने क्या कहा था, ड्राइडन ने ही अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स कहा था। किसको लेकर कहा था, जॉन डन को लेकर कहा था। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इतना समझ में आया आपको, जॉर्डन जो है वो एक लव पोएट के रूप में जाने जाते हैं। जॉर्डन को मेटाफिजिकल पोएट के रूप में भी हम जानते हैं। जॉर्डन जो है वो एक रिलीजियस पोएट है, ठीक है। और जॉर्डन के अगर जो हम बात करें कि ही अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स, ये जॉर्डन के बारे में ड्राइडन ने कहा। और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने सबसे पहले जो ये टर्म था मेटाफिजिक्स को, इसको यूज किया था। जॉर्डन और उनकी पोएट्री के को लेकर इसको यूज किया गया था। अब हम बात करेंगे दोस्तों चीफ ट्रेड्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। जो ये मेटाफिजिकल पोएट्री है इसके चीफ ट्रेड्स क्या है, क्या क्या चीज हमें इसमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले अगर जो हम बात करते हैं इसके चीफ ट्रेड्स की बात करते हैं दोस्तों, तो हमें इसमें देखने को मिलता है यूज ऑफ कंसीट्स। यूज ऑफ कंसीट्स। अब कंसीट्स को आप कैसे समझे,
क्या होता है कंसीट्स? कंसीट्स को समझने के लिए दोस्तों आप ये चीज आपके एज ए लिटरेरी टर्म के रूप में भी काम आएंगे दोस्तों, क्योंकि ये फीचर्स हैं और लिटरेरी टर्म के रूप में भी हैं। तो कंसीट क्या है? कंसीट पुट टू अनकॉमन आइडियाज टुगेदर, जहां पर दो असाधारण से विचारों को एक साथ रख दिया जाता है, वो कंसीट कहलाता है। अब दो असाधारण से विचार कैसे, किस तरह से हम कह सकते हैं दोस्तों? एज वर्चुअस मैन पास माइल्डली अवे and whispers their souls to go, whilst some of sad friends do say the breath goes now and some say no। ये जो लाइन मैंने आपके सामने लाइंस रखी, ये दोस्तों इनकी पोएम वैलिडिकेशन फॉरबिडिंग मॉर्निंग से ये लाइंस आती हैं, और इसमें ये हमें कंसीट अनकॉमन आइडियाज का यूज देखने को मिलता है, क्योंकि प्रेमियों की तुलना किससे की गई है? गुणी लोगों से की गई है। एज वर्चुअस मैन पास माइल्डली अवे, जब गुणी लोगों की मृत्यु होती है तो गुणी लोग अपने मरने से पहले क्या चाहते हैं, उनकी इच्छा क्या होती है? जो वर्चुअस पीपल होते हैं, द मैन ऑफ क्वालिटी की बात हम कर रहे हैं, तो ऐसे गुणी लोग अपने मरने से पहले ये चाहते हैं कि जब उनकी मृत्यु हो तो उनकी मृत्यु पर कोई विलाप ना करे, कोई आंसू ना बहाए, किसी प्रकार का कोई शोरगुल ना हो। तो वो ये कहना चाहते हैं। और यहां पर जो पॉइंट है जॉन डन, वो अपनी पत्नी को घर पे छोड़कर किसी अपने वर्क की वजह से, क्योंकि ये अधिकतर राउंड पे रहते थे, तो ये फ्रांस जा रहे थे। अब जब फ्रांस जाते हैं तो अपनी पत्नी को उदाहरण देते हुए जाते हैं कि जैसे गुणी लोग होते हैं ना, उनकी मृत्यु होती है, तो गुणी लोगों की मृत्यु पर वो ये नहीं चाहते कि कोई विलाप करे, और तो वो यही चीज वो कहते हैं कि अब जब मैं तुमसे अलग जा रहा हूं तो मैं ये नहीं चाहता कि तुम मुझसे अलग हो जाओ, मतलब तुम मेरे सेपरेशन पर जो है एक तरह से विलाप करो, मैं ये नहीं चाहता हूं। क्योंकि वो कहता है कि हमारा लव जो है ना, दैट्स नॉट डल सबलिनरी लवर्स लव। वो डल सबलिनरी लवर्स लव क्या होता है दोस्तों? द लव ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, द लव ऑफ कॉमन पीपल। जो कॉमन पीपल वाला लव है वो हमारा लव नहीं है, क्योंकि कॉमन पीपल का कैसा लव होता है? कॉमन पीपल का जो लव होता है वो होता है कॉमन पीपल का लव होता है फिजिकल लव, जो एक शारीरिक प्रेम होता है। जैसे ही वो फिजिकल क्विस्ट खत्म होती है, उनका प्रेम भी खत्म हो जाता है। तो कहते हैं कि हमारा प्रेम ऐसा नहीं है, बल्कि वो आगे चलकर जो जक्स्टा पोजीशन का भी दोस्तों एक उदाहरण है। जक्स्टा पोजीशन इनकी पोएट्री का दूसरा फीचर आ जाता है। जक्स्टा पोजीशन में क्या होता है, इसको दोस्तों कैसे तोड़ो? जस्ट और अपोजिशन, जस्ट और अपोजिशन। तो जस्ट अपोजिशन मतलब एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत, जहां पर दो अपोजिट आइडियाज एक साथ दर्शा दिए जाते हैं, दैट फीचर इज नोन एज जक्स्टापोजिशन। उसको हम जक्स्टापोजिशन के नाम से जानते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण जक्स्टापोजिशन का आप समझिए। जब पोइट ये कहता है, इफ दे बी टू दे आर टू सो एज स्टिफ ट्विन कंपासेस आर। अगर जो वो दो है तो वो दो किस प्रकार से है? दो वो प्रकार की टांगों की तरह है। और वो अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, जो उसकी वाइफ है, क्योंकि वो फ्रांस जा रहा है, तो अपनी पत्नी को समझाते हुए क्या कहता है? तो अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि अगर जो वो दो हैं तो प्रकार की दो टांगों की तरह हैं। दोस्तों आपने देखा होगा प्रकार की दो टांगें होती हैं, एक तो ये जो ये सेंट्रल लेग होती है, और एक ये जो मूविंग लेग होती है। अब ये क्या है? ये जो मूविंग लेग है, ये जो मूविंग लेग है, वो पोएट कहता है कि मैं हूं और सेंट्रल लेग तुम हो। तुम एक जगह रुकोगी और मैं जो है भ्रमण करूंगा। लेकिन आप एक चीज गौर कर रहे होंगे, जब ये यहां पर है तो इसका झुकाव इसकी तरफ है। तो कहने का मतलब, और वो यहीं से बीच में से ही पत्नी अपने पति पर पूरी नजर रख रही है। वो गाना सुना आपने, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। तो वही सिचुएशन है दोस्तों कि वो ये कहता है प्रकार की दो टांगों की तरह हम, अगर जो एक भी टांग ने साथ छोड़ दिया तो सर्किल पूरा नहीं हो पाएगा, यानी कि यात्रा जो है वो अधूरी रह जाएगी, वो इनकम्प्लीट रह जाएगी। तो इस यात्रा को पूरा करने के लिए हम दोनों का साथ होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ दोस्तों एक और उदाहरण आप समझिए। ये जो उदाहरण है इसको आप समझेंगे कि वो कहता है कि गोल्ड एयर थिनेस बीट का उदाहरण है दोस्तों। जैसे सोना होता है ना, सोने को जब पीटा जाता है तो वो महीन होता चला जाता है, लेकिन आसानी से टूटता नहीं है। ऐसे ही वो कहता है, ऐसे ही हमारा प्रेम है, जो कि ये जो दूरियां हैं, ये हमारी दूरियां हमारे प्रेम का एक्सपेंशन है। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ आवर लव। ये हमारे प्रेम का एक्सपेंशन है। तो दोस्तों ये दो फीचर मैंने आपको बताए, द वन इज कंसीट एंड द अदर इज जक्स्टापोजिशन। इसके बाद हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की, जो मेटाफिजिकल पोएट्री का फीचर होता है, वो होता है वेट।
विट होता है। अब विट को समझने की बहुत जरूरत है। विट को आप कैसे समझें? विट को समझने के लिए दोस्तों हम चलते हैं इनकी पोएम कैनोनाइजेशन पर। कैनोनाइजेशन जो ये पोएम है एक ड्रामेटिक पोएम है दोस्तों, और ये जॉर्डन की पोएम है कैनोनाइजेशन। इस पोएम में होता क्या है, जो पोइट है वो अपनी प्रेमिका के साथ प्रेम करने में बिजी है, और जब वो अपनी प्रेमिका को प्यार कर रहा होता है, जो पोइट है वो अपनी प्रेमिका को प्यार कर रहा होता है, तभी उसका दोस्त आ जाता है। उसका जो फ्रेंड है वो उसको एक तरह से इंटरप्ट करता है उनके प्यार में। तो तब उस समय जो जॉर्डन है वो उससे क्या कहता है, अपने दोस्त से कहता है, फॉर गॉड सेक होल्ड दाई टंग एंड लेट मी लव, और चाइल्ड माई पालसी और माई गाउट, और 5 ग्रे हेयर एंड फॉर्चून फ्लाउट। वो ये बात कहता है कि भगवान के वास्ते चुप हो जाओ और मुझे प्यार करने दो। जब मुझे लकवा मार जाएगा क्या मैं तब प्यार करूंगा? जब मुझे गठिया यानी कि बाएं का दर्द होने लगेगा क्या मैं तब प्यार करूंगा? जब मेरे सर पर मात्र 5 बाल रह जाएंगे और वो भी सफेद रंग के, तो तब मैं तब प्यार करूंगा? वो ये बात अपने दोस्त से कहता है, उसको समझाने की कोशिश करता है दोस्त को, क्योंकि वो उनके प्रेम में एक तरह से बाधा के रूप में दिखाई पड़ रहा था। तो वो तभी तो उससे कहता है, फॉर गॉड सेक होल्ड दाई टंग एंड लेट मी लव, भगवान के वास्ते चुप हो जाओ, मुझे प्यार करने दो। और वो उसको ये बताता है कि द टाइम ऑफ यूथ एज इज द सुटेबल टाइम फॉर मेकिंग लव। जो यंग एज का जो टाइम है, ये जो युवा अवस्था का जो टाइम है, ये प्यार करने का एक सुटेबल टाइम होता है, एक बेस्ट टाइम है प्यार करने का। और इस समय अगर जो तुम मुझे प्रेम नहीं करने दोगे तो क्या मैं बुढ़ापे में प्यार करूंगा? क्योंकि जो बुढ़ापा है वो बीमारियों के लिए जाना जाता है। वो कहता है, हो सकता है बुढ़ापे में मुझे लकवे की बीमारी हो जाए, हो सकता है बुढ़ापे में मुझे गठिया हो जाए, और मेरे सिर के सारे बाल उड़ जाएंगे, मात्र 5 बाल सफेद रंग के रह जाएंगे, तो क्या तब प्यार करने की उम्र होगी? तो वो यही बात कहता है दोस्तों, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि टीएस इलियट के लव सॉन्ग में बेचारा प्रूफ रॉक जो कि वृद्ध होता है, वो प्यार करने चल जाता है और लेकिन नहीं कर पाता क्योंकि वो फिजिकली वीक हो चुका था। तो वही बात यहां पर जॉर्डन कह रहा है कि बुढ़ापे में जब मैं प्रेम करने योग्य नहीं रहूंगा, क्या मैं तब प्रेम करूंगा? मुझे अब प्रेम करने दो। और वो उसको उदाहरण भी देता है, अलास अलास यू हैव इंजर्ड माय लव, कि बड़े दुख की बात है, ये बताओ मेरे प्रेम ने किसको क्षति पहुंचाई है? Who says my tears have overflowed his ground? कौन कहता है मेरे आंसुओं ने उसके जो खेत है उसको बहा दिया हो, या मेरी आह से किसी व्यापारी का जहाज बह गया हो? कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोल्जर्स फाइंड वॉर, जो सोल्जर्स हैं उनको युद्ध मिल रहे हैं। लॉयर्स फाइंड लिटिजियस मैन, और जो वकील हैं उनको क्लाइंट्स मिल रहे हैं। while she and I do love, और जब वो और मैं प्रेम कर रहे हैं तब वो ये मतलब उनके काम चल रहे। कहने का मतलब हमारा जो प्रेम है उससे समाज के किसी कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो अपना कार्य कर रहे हैं और हम अपना कार्य कर रहे हैं, तो तुम भी भगवान के वास्ते चुप हो जाओ और हमें प्यार करने दो। दोस्तों फाइनली जब वो नहीं जाता, बात हम इसकी करें, मैं इस पर ही आऊंगा, बिट पर ही, जब वो नहीं जाता तो उस समय जॉर्डन क्या कहते हैं? जॉर्डन ये कहते हैं उससे, मतलब अपने दोस्त से कहते हैं, एक काम करो, मेक दाइन आइज मिरर ऑफ आवर लव, अपनी आंखों को हमारे प्रेम का दर्पण बना दो। कंट्रीज, टाउन, ताकि वो ये कहता है कि कंट्रीज, कोर्ट्स, टाउन्स में बैक द पैटर्न ऑफ आवर लव, कि जितने भी ये तत्व हैं, चाहे वो कंट्री है चाहे वो टाउन है, वो सभी ये जान सकें कि प्यार कैसे होता है, प्यार का एक स्वरूप क्या होता है, उनको भी पता चले। तो अपनी आंखों को हमारे प्रेम का दर्पण बना लो। दोस्तों ये जो होती है, दिस इज कॉल्ड विट, यही तो विट कहलाती है। इट मींस इंटेलेक्चुअलिटी लेवल। इंटेलेक्चुअल लेवल जो होता है, द प्रेजेंस ऑफ माइंड जो होती है, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो देखने को मिलती है हमें यहां पर, ठीक है ना। जॉर्डन की प्रेजेंस ऑफ माइंड हमें देखने को मिलती है, एंड दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ विट। और किसका ये बेस्ट एग्जांपल है? ये विट का बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों, उनके प्रेजेंस लेवल का बेस्ट एग्जांपल है, उनकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसका। तो विट का हमें यहां पर एग्जांपल देखने को मिलता है। एक काम करते हैं, अब हम आ जाते हैं इनकी पोएम फिली की तरफ आ जाते हैं। फिली कौन होती है दोस्तों? एक काटने वाली मक्खी होती है फिली, और इनकी पोएम का नाम है द फ्ली, यानी कि एक काटने वाली मक्खी। उसकी उस पोएम की बात करते हैं, उसमें होता क्या है, एक काटने वाली मक्खी यानी कि फिली जो है वो पोएट के पास जाती है
और वो उसका जो पोएट का जो खून है वो चूस लेती है। अब जो पोएट है, अब वो क्या कहता है, नाउ गो एंड सक दी, जाओ और अब मेरी प्रेमिका का खून चूस कराओ। उस मक्खी से कहता है जाओ और अब मेरी प्रेमिका का खून चूस कराओ। मक्खी इतनी आज्ञाकारी, वो चल देती है। दोस्तों अब यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, एक और फीचर देखने को मिलेगा, इसको हम बोलते हैं ऑब्सक्यूरिटी। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, ऑब्सक्यूरिटी कहा जाता है। ऑब्सक्यूरिटी मतलब कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो साधारण रूप में समझना आसान ना हो, दैट इज कॉल्ड ऑब्सक्यूरिटी। एंड ऑब्सक्यूरिटी इज वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। सो ऑब्सक्यूरिटी हमें कहां देखने को मिलती है, तब देखने को मिलती है जब वो मक्खी से कहता है भाई जा मेरी प्रेमिका का खून चूस करा, और मक्खी भी इतनी आज्ञाकारी कि वो पहुंच जाती है वहां पर। जैसे वो गाना सुना आपने दोस्तों, जा कबूतर जा, तो वही सिचुएशन है यहां पर। चलो कबूतर तो एक मैसेंजर के रूप में देखा भी जाता था पहले, लेकिन क्या मक्खी को आप सोच सकते हैं? तो दिस इज द ऑब्सक्यूरिटी, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑब्सक्यूरिटी। तो ये ऑब्सक्यूरिटी का एग्जांपल हमें देखने को मिलता है। मक्खी जाती है वहां पर और अब वो वहां पर बैठ जाती है, और जैसे ही वो उसकी प्रेमिका के हाथों पर बैठती है तो वो शी वाज जस्ट गोइंग टू किल द फ्ली, लेकिन अचानक से जॉन्डन अपीयर होता है। फिर एग्जांपल ये ऑब्सक्यूरिटी का ही आता है कि क्या जॉन्डन कोई भगवान थे जो अचानक से वहां पर दिखाई पड़ गए, और जॉन्डन उसको कहते हैं डोंट किल द फ्ली इट सर्वाइव्स 3। इस मक्खी को मत मारो, इसमें 3 जिंदगियां बसती हैं। अब 3 कैसे? सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि ये जो मक्खी है इसके अंदर मेरा खून है, तो 1 लाइफ हो गई, ठीक है ना। किसका खून है? मेरा खून है, और इसने तुम्हारा भी खून अब चूस लिया है, तो इसके अंदर तुम्हारा खून है। और तीसरा इस मक्खी का है, अगर जो तुमने इसको मार दिया तो तुम्हें सजा का प्रावधान होगा, तुम्हें सजा दी जाएगी। इस चीज को मतलब उसको समझाने की कोशिश वो करता है अपनी प्रेमिका को, और वो ये कहता है दिस इज आवर मैरिज बेड एंड मैरिज टेम्पल इट इज। कि जो मक्खी है ना, ये हमारा मैरिज टेम्पल है और मैरिज बेड भी है। मैरिज टेम्पल क्यों? क्योंकि स्पाइस प्लेस पर हम मिले थे। मैरिज बेड क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो ब्लड था वो मिंजल हो गया एक साथ इस मक्खी के अंदर। तो वो ये कहता है कि ये जो फ्ली है, दिस इज आवर मैरिज बेड एंड मैरिज टेम्पल, ये तो हमारा मैरिज बेड है और मैरिज टेम्पल है, तो इसको मत मारो। लेकिन वो मार देती है। अब मार देती है, उसके बाद उसका जो है, अब भाई सिंपल सी बात है, कौन मारा? क्या पोएट की डेथ हुई? क्या प्रेमिका की डेथ हुई? नहीं मरा कोई भी। तो उस समय जब कोई नहीं मरा तो अपनी प्रेमिका का रिएक्शन देखते हो कि शायद वो ये कहना चाह रही कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा इस मक्खी को मारने से। तो जॉन्डर अपनी विट का यूज करते हुए कहते हैं, जॉन्डर अपनी विट का यूज करते हुए कहते हैं कि मैं तो तुम्हें केवल एग्जामिन कर रहा था कि वेदर यू लव मी ट्रू और नॉट, कि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करती भी हो या नहीं करती हो। क्योंकि अगर तुम सच्चा प्रेम करती तो मेरी बातों को मान लेती, क्योंकि एक सच्ची प्रेमिका वो होती है जो अपने प्रेमी की बातों को मान लेती है। और तुमने तो इतनी छोटी सी बात नहीं मानी कि इस मक्खी को न मारने की बात नहीं मानी। अब तो मैं तुम्हें तभी सच्ची प्रेमिका के रूप में समझूंगा व्हेन दी यील्ड टू मी, जब तुम मुझे अपना आत्मसमर्पण कर दोगी, सर्वस्व न्योछावर कर दोगी, तब मैं समझूंगा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। तो दोस्तों ये एग्जांपल है किसका? विट का एग्जांपल है। और इसी बीच में मैंने आपको ऑब्सक्यूरिटी का भी एग्जांपल आपको बताया, कंसीट का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, और इसके अलावा जक्सटापोजिशन का मैंने आपको बताया, और सिमिलर एंड डिसिमिलर आइडियाज ये इसमें हमें देखने को मिलते हैं, ये भी चीज देखने को मिलती है। और दोस्तों इसके साथ साथ हमें जो ये मेटाफिजिकल पोएट्री है, इसमें एक फीचर ये देखने को मिलता है पैराडॉक्स का। किसका देखने को मिलता है दोस्तों? पैराडॉक्स का। पैराडॉक्स अपोजिट कंट्राडिक्शन, एक विरोधाभास जो होता है, अपोजिट कंट्राडिक्शंस होता है, तो वो पैराडॉक्स कहलाता है, उसको हम पैराडॉक्स बोलेंगे। अब ये अपोजिट कंट्राडिक्शन कहां देखने को मिलता है दोस्तों? अगर जो हम इनकी कोई भी पोएम उठा लें, अधिकतर पोएम्स में हमें ये चीज देखने को मिलती है। अब इनकी एक पोएम हम ले लेते हैं दोस्तों, द सनी राइजिंग। द सनी राइजिंग में क्या होता है, ये सूरज को पर्सोनिफाइड करके बोलते हैं ओल्ड बिजी फूल और दाउ सनी रूली। तो वो जो सूरज है वो एक निरंकुश सूरज के रूप में दिखाया गया है। इनका कमरा है, सुबह का समय है, और जो पॉइंट है वो अपनी पत्नी के साथ प्रेम में व्यस्त है। और उस समय जो विंडो है
उस पर कर्टेन डला हुआ है और उस कर्टेन से को पार करते हुए जो सूरज की किरणें हैं वो उन पर पड़ रही हैं। अब जब वो उन पर पड़ रही होती हैं तो जॉर्डन जो है सूरज से ये कहता है कि हे बूढ़े निरंकुश सूरज, तू हमारे ऊपर क्यों मंडरा रहा है? तुम्हें यहां पर क्या मिलेगा? अगर तुम्हें जाना है तो व्यापारियों के पास जाओ जिन्हें काम पर जाना है, तुम्हें जाना है तो राजा के मंत्री के पास जाओ जिसे राजा को शिकार के लिए लेकर जाना है, एंड गो टू द लेट स्कूल बॉयज। और जो लेट स्कूल हो जाते हैं बच्चे जाने में, अक्सर देखा होगा कि बच्चे लेट हो जाते हैं स्कूल जाने में, तो जाकर उनको जगाओ, यहां पर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। सूरज को वो बहुत समझाता है कि यहां पर तुम हमारे बीच में मत मंडराओ। फिर उसके बाद वो ये सूरज से ये कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम्हें अपनी जो ये रोशनी है ना इस पर गर्व है, लेकिन अगर जो मैं चाहूं तो मैं तुम पर ग्रहण लगा सकता हूं, सूर्य ग्रहण लगा सकता हूं। क्या ये पॉसिबल है दोस्तों? पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन विट का प्रयोग करते हुए जॉर्डन क्या कहते हैं, मैं अपनी आइज को क्लोज करूंगा, मतलब आंखों के सामने जब अंधेरा आ जाएगा सूरज निकलते हुए भी तो क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड विट, ये विट कहलाती है। और दोस्तों ये पैराडॉक्स कहलाता है कि सूरज को आप प्रेम का दुश्मन माने, वो तो अपना नेचुरल काम कर रहा है तो वो प्यार का दुश्मन कैसे हो सकता है, लेकिन यहां पर उसको दर्शाया गया है। और उधर फिली को सोर्स ऑफ लव के रूप में दर्शाया गया था। तो वो चीज हमें देखने को मिलती है जॉर्डन की पोएम्स में, हमें ये सारी चीज देखने को मिलती हैं। अब जब सूरज नहीं जाता वो इससे ये कहता है कि अगर जो मेरी पत्नी ने देख लिया तो तू अंधा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो केवल उस पर मेरा हक है, वो केवल मुझे देख सकती है। वो सूरज को बहुत सारी बातें बताता है, लेकिन जब सूरज नहीं जाता तो फाइनली फिर से विट का प्रयोग करते हुए जॉर्डन कहते हैं एक काम करो, ये जो हमारा बिस्तर है इसको अपना केंद्र बिंदु बना लो और इस पर मंडराते रहो ताकि हमें एनर्जी मिल सके, और लवर्स को एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये सनी राइजिंग पोएम में ये बात वो ये कहते हैं। तो ये जो जॉर्डन है दोस्तों, ये इनकी अगर जो हम बात करें तो विट, जक्सटापोजिशन, कंसीट और फिगर ऑफ स्पीच में सिमिली, मेटाफर, हाइपरबोल का यूज, और इसके अलावा पैराडॉक्स का यूज, जक्सटापोजिशन का यूज, ऑब्सक्यूरिटी का यूज, सिमिलर बिटवीन डिसिमिलर्स का यूज, ये सभी चीजें हमें देखने को मिलती हैं मेटाफिजिकल पोएट्री में, स्पेशली इन द पोएट्री ऑफ जॉर्डन। अब जॉर्डन जो थे दोस्तों, ही वाज द फाउंडर एंड लीडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। ध्यान रखना, जो जॉर्डन थे वो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री के फाउंडर एंड लीडर थे। अब ये जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री था, ये कोई स्कूल नहीं था, इट वाज अ ग्रुप ऑफ पोएट्स। ये एक कवियों का ग्रुप था जो मेटाफिजिकल पोएट्स थे, और उसके लीडर कौन थे? उसके लीडर थे जॉर्डन। तो जॉर्डन इज नोन एज द लीडर एंड फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। ही इज नोन एज द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ मेटाफिजिकल एज, और ही इज ऑल्सो नोन एज द पोएट ऑफ लव। इनको पोएट ऑफ लव एंड रिलीजन के पोएट के रूप में भी इनको जाना जाता है, बट स्पेशली द पोएट ऑफ लव एंड द मेटाफिजिकल पोएट। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ये जो जॉर्डन है, ये इनकी जो लाइंस हैं, आपको सभी लाइंस, क्योंकि एक डेमो के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों, तो आपको इनकी जो मेजर लाइंस हैं वो सभी लाइंस मैं आपको लिखवाऊंगा और वो आपको सेंड भी की जाएंगी, ठीक है, हार्ड कॉपी के रूप में या फिर पीडीएफ के रूप में आपको सेंड भी की जाएंगी, और उससे आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। और ध्यान रख लेना, लाइंस पर स्पेशली फोकस करना है, फीचर्स जो पोएट्री के हैं उस पर फोकस करना है, और आपको अपने जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, लिटरेरी टर्म्स हैं, इनको भी मजबूत करते हुए चलना है। तो बात हम कर रहे थे थोड़ा सा, और मैं आपको बता देता हूं थोड़ी सी, आज मैं सब्सटेंस थोड़ी समरी टाइप बता देता हूं इन पोएम्स की। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, इनकी सभी की लाइंस आपको एक्सप्लेन कराई जाएंगी, जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, और इसके साथ साथ आपको वो लाइन सेंड भी की जाएंगी। और दोस्तों हमारी जो क्लासेस में आपको बता दूं, एवरी सैटरडे, हर सैटरडे जो है हमारा एक लाइव रिवीजन टेस्ट होता है, जिसमें आपको जितना भी पूरे वीक में पढ़ाया जाता है उसका रिवीजन कराया जाता है अच्छी तरह से, कुछ भी अछूता नहीं रहेगा, अच्छी तरह से सब कुछ आपको तैयार कराया जाएगा। दोस्तों अभी क्लास बाकी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे इस बैच को, जो एलटी ग्रेड का बैच है, या फिर यूपी टीजीटी इंग्लिश जो 2021 जो हमारी 27,000 न्यू वैकेंसीज टीजीटी की आने वाली है दोस्तों, उसको लेकर हमारे जो बैचेस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप उनका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको मेरे नंबर 975601
555255 इस नंबर पर आपको मुझे कांटेक्ट करना होगा। ठीक है, जो LT ग्रेड का कोर्स है दोस्तों, इसकी फी है 4000 रुपीज। ठीक है ना, 4000 रुपए इसकी फीस है। और जो यूपी TGT इंग्लिश है उसकी फीस 5000 रुपए है। और ये दोनों ही विद नोट्स हैं। विद नोट्स आपको ये प्रोवाइड किए जाएंगे और नोट्स हार्ड कॉपी में आपके एड्रेस पर डिस्पैच कराए जाएंगे जो नोट्स है। तो अगर जो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट जरूर करें। और दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा हो, क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अपने जो ग्रुप्स हैं, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आपके जो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं दोस्तों, उस पर भी इसको शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। इसके बाद हम बात करेंगे जो जॉन डन की जो पोएम्स हैं उनके बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कैनोनाइजेशन पोएम। कैनोनाइजेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले आप इसको समझिए। कैनोनाइजेशन ये एक बहुत ही एक रिलीजियस वर्ड है, कैनन से बना कैनोनाइजेशन। तो इसका मतलब होता है टू प्यूरिफाई, प्यूरिफिकेशन। और किस तरह से इसका मतलब टू एनरोल द नेम इन द लिस्ट ऑफ सेंट्स, साधुओं की सूची में अपना नाम अंकित कराना। अब जॉन डन की बात करें तो जॉन डन जो थे थोड़े एक बैगाबोन टाइप के से रहे थे अपनी युवावस्था में दोस्तों। और स्पेशली तब जब इनकी मुलाकात एन से नहीं हुई थी। तो यह कहा जाता है जॉन डन को स्मोकिंग का शौक था, जॉन डन को ड्रिंकिंग का शौक था। और जॉन डन जो थे हमेशा एक विमेन कम्युनिटी उससे घिरे हुए रहते थे। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल हमें इनकी पोएम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार में भी देखने को मिलता है, जिसमें जो पोइट है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार में क्या होता है, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार में जो पोइट है वो जो है एक तरह से खाली रहते हैं उस समय। तो उनका दोस्त उनके पास आता है और वो उनसे पूछता है कि भाई आपके खाली होने का कारण क्या है। तो जॉन डन उनको कहते हैं गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, एक काम करो, टूटता हुआ एक जो तारा होता है ना वो पकड़ के लाओ। क्या पॉसिबल है कि एक टूटते हुए तारे को पकड़ना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। वो ये कहते हैं कि जैसे मैंड्रेक की जड़ें जो होती हैं वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, वो कंसीव नहीं कर सकती, उसी प्रकार से इस दुनिया में एक वफादार स्त्री मिल जाए। ये एक टूटे दिल की एक कहानी हम कह सकते हैं, एक कविता कह सकते हैं, मतलब एक दर्द भरा नगमा है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार जो है जॉन डन का, जिसमें अपनी जो उनको प्रेम में एक तरह से बेवफाई हम कह सकते हैं या फिर जो दर्द मिला उसके बारे में वो बयां करते हैं। लेकिन बाद में जब एन मिली उनको तो सब कुछ अच्छा था। तो वो गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार में क्या होता है, वो कहते हैं जिस प्रकार से टूटते हुए तारे को पकड़ा नहीं जा सकता, जिस प्रकार से मैंड्रेक की जड़ें जो है वो अपने आप को कंसीव नहीं कर पाती, उसी प्रकार से इस दुनिया में कोई वफादार स्त्री मिल जाए ये भी पॉसिबल नहीं है। कोई भी यहां पर एक लॉयल लेडी नहीं है। तो वो ये बात यहां पर कहते हैं, इस बात को इस पोएम में बताते हैं कि जिस प्रकार से टूटते हुए तारे को नहीं पकड़ा जा सकता, जिस प्रकार से मैंड्रेक की जड़ें जो हैं वो कंसीव नहीं कर सकती, उसी प्रकार से इस दुनिया में एक वफादार स्त्री का मिलना भी असंभव सा प्रतीत होता है। अब उसके बाद दोस्तों फ्रस्ट्रेशन ऑफ लव देखिएगा। वो ये कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत समय देता हूं, तुम जाओ, और जब तक तुम आओगे तुम वृद्ध हो चुके होगे, और उस समय तुम मुझसे क्या कहोगे, I found nowhere the girl beautiful and fair। वो ये कहते हैं तुम ये बोलोगे कि तुम्हें कहीं नहीं मिली एक ऐसी जो सुंदर दिखने वाली भी स्त्री हो और जिसका कैरेक्टर भी अच्छा हो, ऐसी स्त्री मुझे कहीं नहीं मिली, ऐसा तुम कहोगे जब मेरे पास लौट कर आओगे। तो दोस्तों वो गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार में कहते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन ऑफ लव हम एक तरह से कह सकते हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जो विमेन कम्युनिटी से घिरा हुआ है, जो ड्रिंकिंग और स्मोकिंग का शौक रखता है, तो क्या वो अपना नाम साधुओं की सूची में लिखा सकता है? शायद नहीं लिखा सकता। तो फिर पोइट क्यों कैनोनाइज्ड होना चाहता है, पोइट क्यों अपना नाम एनरोल करना चाहता है साधुओं की सूची में, और कैसे वो कर सकता है? तो दोस्तों कर सकता है क्योंकि ही वांट्स टू बी द सेंट ऑफ लव। वो प्रेम का साधु बनना चाहता है। वो कहते हैं ना तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। तो वही सिचुएशन यहां पर उनके साथ है। जो पोइट है उनको उनकी पत्नी, उनकी प्रेमिका में ही उनका जो रब है, उनका जो भगवान है वो दिखता है, और वो साधु बनना चाहते हैं, प्रेम का साधु, और वो अपनी प्रेमिका में खो जाना चाहते हैं। तभी तो वो उनके प्रेम में मग्न थे, उसमें तपस्या में खोए हुए थे, प्रेम रूपी तपस्या में। और तब उनका दोस्त आता है, तब वो बोलते हैं फॉर गॉड सेक होल्ड दाई टंग एंड लेट मी लव, और चाइल्ड माय पाल्सी और माय गाउट ऑफ 5 ग्रे हेयर एंड फॉर्चून फ्लाउट। वो ये तब ये बात कहते हैं। तो दोस्तों ये पोएम कैनोनाइजेशन में, जिसमें मैंने लास्ट में विट में भी आपको बताया कि विट में क्या कहते हैं, वो विट में यही कहते हैं, जब लास्ट में वो कहते हैं कि एक काम करो, अपनी आंखों को हमारे प्रेम का दर्पण बना लो और चारों तरफ हमारे प्रेम को फैला दो। इसके बाद
वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग में मैंने आपको बताया, जो पोएट थे वो फ्रांस जा रहे थे और जो उनकी पत्नी थी वो घर पर रुक रही थी, तो वो उनको तरह तरह के उदाहरण देते हैं। एक उदाहरण वो प्रकार का देते हैं कि प्रकार की दो टांगे होती हैं, एक स्थिर और एक मूविंग। जो स्थिर होती है वो घर पे रहती है, मूविंग चलती है, लेकिन वो दोनों दूर होकर भी पास होते हैं। इसके साथ वो सोने का उदाहरण देते हैं। सोने को जब पीटा जाता है तो वो महीन होता चला जाता है, लेकिन आसानी से टूटता नहीं है। इसके साथ साथ दोस्तों वो उदाहरण जो देते हैं, वो एग्जाम्पल देते हैं वर्चुअस मैन का। जो बुढ़ी लोग होते हैं वो मरने पर ये नहीं चाहते कि कोई विलाप करे उनके मरने पर, कोई रोए, कोई आंसू बहाए। तो ऐसी तरह से वो समझाकर यहां पर जाते हैं अपनी पत्नी को। अब इसके साथ गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार में मैंने आपको बताया, जो पोएट का जो फ्रेंड है वो उससे एक तरह से कंप्लेन करता है कि भाई आजकल तुम खाली क्यों, खाली मतलब इन द टर्म ऑफ लव। तो वो ये कहते हैं कि गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, वो पॉसिबल हो तो किसी टूटते हुए तारे को पकड़कर दिखा दो, मैंड्रेक की जड़ें जो है वो अपने आप को कंसीव कर पाए, ऐसा करके दिखा दो, अगर जो हो तो मुझे बताना। तो वो ये बात उसको कहते हैं, और वो ये कहते हैं जब तुम मेरे पास लौट कर आओगे तब भी तुम मुझसे ये कहोगे कि आई फाउंड नोवेयर द गर्ल ब्यूटीफुल एंड फेयर, कि मुझे कहीं नहीं मिली जो सुंदर दिखने वाली स्त्री हो। अब इसके साथ दोस्तों इनकी पोएम फिली है। फिली में क्या होता है, फिली जो है एक काटने वाली मक्खी होती है। वो जब पोएट को काट लेती है तो उसका खून चूसकर जो है वो चली जाती है, तो तब वो उनसे कहता है जा मेरी प्रेमिका के पास जा, गो एंड सक दी, और उसको जाकर खून चूस। और जैसे कि मैंने आपको बताया ही वो वैसे ही करती है, और जब उसकी जो ब्लड वो चूस लेती है तो जो प्रेमिका है वो उसको मारने वाली होती है, लेकिन सडनली जॉन डन वहां पर आ जाते हैं, उसको रोकते हैं और वो उसको अपना मैरिज टेम्पल, मैरिज बेड के रूप में दर्शाते हैं और उसको मारने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन फाइनली वो उसको मार देती है। और बाद में जॉन डन विट का यूज करते हुए कहते हैं मैं तो केवल एग्जामिन कर रहा था कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, अब तो मैं तभी समझूंगा जब तुम अपना समर्पण मुझे कर दोगी, तब मैं समझूंगा तुम मुझसे प्रेम करती हो, अन्यथा मैं नहीं समझूंगा। इसके बाद दोस्तों सनी राइजिंग पोएम में मैंने आपको बताया सूरज जो है उसको प्रेम के दुश्मन के रूप में दर्शाया जाता है। सूरज उनके ऊपर पड़ रहा था, उसकी रोशनी जो थी उनके ऊपर मंडरा रही थी, उनके प्यार को एक तरह से एक बाधा आ रही थी उनके प्रेम में। तो तब वो सूरज से कहता है कि उसको यहां पर नहीं मंडराना चाहिए, बल्कि जो व्यापारी हैं, जो मंत्री हैं, जो बच्चे हैं स्कूल जाने वाले, उनको जाकर जगाना चाहिए। जो कंट्री आंट्स हैं यानी कि फार्मर्स हैं, उनको जाकर जगाना चाहिए। वो यहां पर जो है अपना टाइम वेस्ट ना करें। और वो बहुत तरह तरह के उदाहरण देता है, वो एक्लिप्स का उदाहरण देता है, वो उसको अंधा करने की बात करता है, और फाइनली वो ये कह देता है जब सूरज नहीं जाता तो विट का यूज करते हुए कहता है एक काम करो, लवर्स को जो है एनर्जी की आवश्यकता होती है और तुम्हारी किरणों में बहुत ऊर्जा है, तो एक काम करो, इसको हमारा सेंटर पॉइंट बना लो और इस पर ही परिक्रमा देते रहो, इस पर ही मूविंग करते रहो। तो ये उन्होंने सनी राइजिंग में कहा दोस्तों। ऐसे ही इनकी एक्सटेसी पोएम है, ऐसे ही इनकी ब्लॉसम पोएम है, एंड मैनी मोर। तो दोस्तों बहुत सारी पोएम्स है जो आपको इसी तरह आपको पढ़ाऊंगा। और लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि ये डेमो क्लास के रूप में मैंने आपको समझाया, तो उसमें मैं आपको जो इनकी जो लाइंस हैं वो अच्छी तरह, क्योंकि आधी लाइंस तो आपको तभी समझ में आ गई होंगी जैसे मैंने सब्सटेंस समझाया ना दोस्तों, उसका सारांश आपको बताया तो आपको पता चल जाएगा। अब लाइंस आप पढ़ेंगे ना आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। अच्छे, ये तो उस पोएम की लाइन से सर ने बताया था, वर्चुअस मैन पास माइंडली अवे। ये पोएम वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग में आती है। और ऐसे ही जो मैंने आपको बताया कि आई फाउंड नोवेयर द गर्ल ब्यूटीफुल एंड फेयर, ये तो गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार में आती हैं। और फॉर गॉड सेक होल्ड दाई टंग एंड लेट मी लव, ये कैनोनाइजेशन में आती हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा और लाइंस आपको पूरी पूरी समझाई जाएंगी जो इंपॉर्टेंट लाइंस है, और उनको फोकस करते हुए चलना है। और ऐसे ही सभी पोइट्स को, सभी राइटर्स को अच्छी तरह से मैं आपको दोस्तों तैयार कराता हूं। मेरा पर्पस होता है कि लिटरेचर में डूब जाना और डुबा देना, क्योंकि अगर जो आपको इस लिटरेचर से लगाव नहीं है, आप इस साहित्य में डूब नहीं सकते, तो दोस्तों फिर आपका साहित्य पढ़ना बेकार है। क्योंकि लिटरेचर को पढ़ो तो दिल से पढ़ो, दिमाग से पढ़ो, अच्छी तरह पढ़ो, पूरे पैशन के साथ पढ़ो। इसको केवल एक टारगेट मानकर मत पढ़ो कि केवल एग्जाम के लिए हमें पढ़ना है। इसको ऐसे मान के पढ़ो कि आज हमने पढ़ा तो कल हम दूसरों को पढ़ाएंगे तो उनको भी उसी तरह से अच्छी तरह से समझ में आएगा। और जो नॉलेज है आपकी दोस्तों वो ट्रांसफर होती रहेगी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो इसी तरह से पढ़ना है, इसी तरह से पढ़ाना है दोस्तों। अगर आपको डेमो क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट करना। और इसके साथ साथ अगर जो आप इस क्लास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे नंबर 9756055255 पर कांटेक्ट कीजिए। और क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, मैं आपको बता रहा हूं, 3-4 क्लासेस निकल भी चुकी हैं। वो क्लासेस जो प्रीवियस निकली हैं वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी और डेली लाइव क्लासेस आपकी चलती रहेंगी। और इसके साथ साथ सैटरडे को एक लाइव रिवीजन टेस्ट भी होता है। टीजीटी की भी क्लास चालू हो चुकी है और एलटी ग्रेड की भी क्लास चालू हो चुकी है। तो दोस्तों एडमिशन अपना कंफर्म करा लें। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।